नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वीकली 10 का दम करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं वीक के टॉप 10 करंट अफेयर। और आप लोगों को अब इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को हर वीक के टॉप 10 करंट अफेयर मिलेंगे जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन और अच्छे साबित हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीकली 10 का दम, और मेरे साथ लगाइए 10 का दम। सबसे पहले हम बात करते हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 की। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की सरकार ने घोषणा कर दी है। इस बार अगर मैं बात करूं तो 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। यह पहली बार हो रहा है कि 5 खिलाड़ियों को एक साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि इससे पहले 2016 में 4 खिलाड़ियों को और 2009 में 3 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पहली बार 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ बात करें द्रोणाचार्य पुरस्कार, जो कि गुरुओं को, यानी कि खिलाड़ियों के गुरु, कोच जो होते हैं, उनको दिया जाता है। 13 जो हमारे कोच हैं उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा हमारा खेल पुरस्कार है अर्जुन पुरस्कार, 27 खिलाड़ियों को दिया जा रहा है। और ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने के लिए 15 खिलाड़ियों को इस बार दिया जा रहा है। यहां पर मैंने 5 लोगों के नाम मेंशन किए हैं जो कि इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले रोहित शर्मा क्रिकेटर हैं, ये आप भली भांति जानते हैं रोहित शर्मा के बारे में। रोहित शर्मा चौथे ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल रहा है। सबसे पहले अगर बात करें सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली से पहले 3 क्रिकेटर्स को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। वहीं दूसरे नंबर पर मनिका बत्रा, टेबल टेनिस से इनका संबंध है। विनेश फोगाट, रेसलिंग से इनका संबंध है। रानी रामपाल, हॉकी से इनका संबंध है। और मरियप्पन थंगावेलु, पैरा एथलीट से इनका संबंध है। तो 5 खिलाड़ियों को इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में नहीं दिए जाएंगे। आमतौर पर राष्ट्रपति भवन में इस प्रोग्राम का आयोजन होता है जिसमें राष्ट्रपति ये सम्मान सभी खिलाड़ियों को देते हैं। लेकिन इस बार क्योंकि कोरोना महामारी फैली हुई है, इसलिए एक वर्चुअल समारोह के द्वारा, एक मीटिंग के द्वारा इन पुरस्कारों को 29 अगस्त को दिया जाएगा। 29 अगस्त को हमारा खेल दिवस होता है और खेल दिवस के दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। खेल दिवस किसके हम याद में मनाते हैं? तो मेजर ध्यान सिंह, जिनको हम हॉकी का जादूगर कहते हैं, उनकी याद में मनाया जाता है 29 अगस्त को हमारा खेल दिवस। तो उसी दिन इन पुरस्कारों को वितरित किया जाएगा। इससे पहले अगर बात करें पिछले साल 2019 में, आप देख सकते हैं यहां पर दीपा मलिक और बजरंग पूनिया को खेल रत्न मिला था। और पहला खेल रत्न शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ये यहां पर दोनों चीजें मैंने मेंशन की हुई है कि आप लोगों का पहला खेल रत्न शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, खेल रत्न अभी खत्म नहीं हुए, इनके बारे में कुछ और चर्चा करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। खेल रत्न पुरस्कार भारत गणराज्य का सबसे बड़ा खेल सम्मान है, आप ध्यान रखें। इस पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। और जो पहला पुरस्कार अभी मैंने बताया विश्वनाथन आनंद शतरंज खिलाड़ी को दिया गया था। ये पुरस्कार किसके द्वारा दिए गए हैं? कई दिए जाते हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा ये पुरस्कार प्रतिवर्ष वितरित किए जाते हैं। यहां पर ये खेल रत्न जो है हमारा, इसका मेडल वगैरह मैंने यहां पर दिखाया हुआ है। वहीं अगर मैं पुरस्कार राशि की बात करूं तो ये आप नोट डाउन कर लेना, इस बार पुरस्कार राशि में काफी चेंज हुआ है। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्तकर्ता को 7.5 यानी कि 7.5 लाख रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसको बढ़ाकर कर दिया गया है 25 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार वालों को पहले 5 लाख दिए जाते थे, अब 15 लाख। और वहीं अर्जुन पुरस्कार, इनको भी 5 लाख दिए जाते थे, इनको भी अब 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो लगभग 300 गुना की बढ़ोतरी हुई है इस बार पुरस्कार राशि में। और यहां पर मैंने यहां पर देखिए दोनों ट्रॉफी दिखाई हुई है कि ये जो है आप लोगों का द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता को ये ट्रॉफी मिलती है और वहीं अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता को ये ट्रॉफी दी जाती है। तो ये थे खेल रत्न पुरस्कार इस बार के। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये स्लाइड मैंने इसीलिए बनाई है, और अपने पास रख लेना और जब भी टाइम लगे तो पढ़ लेना। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, यहां पर है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की अभी सरकार ने अवार्ड की घोषणा की है। 20 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के परिणामों की घोषणा की। यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है। पहली बार जो ये स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था बेटा, मैं बता देता हूं 2016 के अंदर करवाया गया था, और ये 5वीं बार स्वच्छ सर्वेक्षण इस बार करवाया गया है। और ये पुरस्कार स्वच्छ महोत्सव के नाम से दिए जाते हैं, और इस बार 129 पुरस्कार इसमें दिए जाएंगे। यहां पर स्वच्छ सर्वेक्षण जो भारत में होता है विश्व का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण है, जिसके अंदर 4242 शहरों को, 62 छावनी बोर्डों को, ठीक है, और 92 गंगा तटीय शहरों को शामिल किया जाएगा। और 1.87 करोड़ लोगों ने इसके लिए वोटिंग की है, जो कि इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता सर्वेक्षण बनाता है। और इसको आयोजन कौन करता है, तो साफ साफ यहां पर नीचे लिखा हुआ है, इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसका जो है प्रतिवर्ष क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण के रिजल्ट्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर इस बार हम बात करें, भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जनवरी 2016 में 73 बड़े शहरों की रेटिंग की थी, जो कि पहला स्वच्छता सर्वेक्षण था, अभी मैंने पहले भी बताया। और इंदौर लगातार 2017 से इस सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान बनाए हुए है। शीर्ष स्थान लगातार 4 सालों से इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन रहा है, और इस बार भी ऐसा ही है। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का शहर इंदौर पहले नंबर पर है। यहां पर मैंने टॉप 10 की सूची यहां पर दी हुई है। गुजरात का सूरत दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र की नवी मुंबई तीसरे स्थान पर, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर चौथे स्थान पर यहां पर है, और कर्नाटक का मैसूर 5वें स्थान पर। ये टॉप 5 हैं। पहला जो स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ था 2016 में, उसमें मैसूर जो है सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था 2016 में। और उसके बाद 4 साल से 2017, 18, 19 और 20 लगातार इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है, और इसको सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया जा रहा है। तो इंदौर के लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा कि वो स्वच्छता का इतना ध्यान रखते हैं। इसके अलावा अगर गंगा तटीय शहरों की बात करें तो वाराणसी को इस बार सबसे स्वच्छ शहर जो है घोषित किया गया है। अगर मैं गंगा तटीय शहरों की बात करूं तो आप ये 10 जो शहरों की आप यहां पर लिस्ट देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर फटाफट बढ़ते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने साराभाई क्रेटर की तस्वीर कैद की। तो हमने पिछले साल 22 जुलाई को, आप लोगों को ध्यान होगा, 22 जुलाई को हमने चंद्रयान मिशन छोड़ा था। 22 जुलाई, और 22 जुलाई को जब चंद्रयान मिशन छोड़ा था, ये पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था, क्योंकि इसका जो लैंडर विक्रम था वो सतह के ऊपर हार्ड लैंडिंग की थी, उसने सॉफ्ट लैंडिंग नहीं की थी, ठीक ढंग से नहीं उतर पाया था। लेकिन इसका जो ऑर्बिटर था, ऑर्बिटर का मतलब क्या होता है, ऑर्बिटर वो जो चंद्रमा का चक्कर लगाता है, इस ऑर्बिटर की जो है हमारी सफलतम जो है कक्षा में स्थापना हो गई थी। और इसी ऑर्बिटर ने अभी चंद्रमा की सतह पर एक क्रेटर ढूंढा है। आप यहां पर इस क्रेटर की तस्वीर देख सकते हैं। ये हाई रेजोल्यूशन तस्वीर हमारे चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने ली है, और इस जो क्रेटर का नाम जो है, इस गड्ढे का नाम जो हमने रखा है, महान वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के नाम पर हमने रखा है। विक्रम साराभाई, आप लोगों ने इसका नाम जरूर सुना होगा। विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का फादर कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी, डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनके नाम पर जो है नाम रखा गया है किसका बेटा, इस क्रेटर का, जो कि चंद्रमा की सतह पर हमें मिला है। अच्छा, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने साराभाई क्रेटर की तस्वीरें कैद की हैं। इस तरह से विक्रम साराभाई को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। आपको मैं बता दूं, साराभाई क्रेटर उस क्रेटर से पूर्व में करीब 250 से 300 किलोमीटर दूर है, जहां अपोलो 17 मैं बता दूं यूएसए का मिशन था, जो कि चांद पर सफलतम उतरा था, और लूना 11 मिशन उतरे थे। लूना 11 जो है आप लोगों का रशिया का मिशन है। तो यहां पर 2 चीजें आप ध्यान रखें, जैसे हमने चंद्रयान मिशन छोड़ा, ऐसे अपोलो 17 यूएसए का मिशन है, और रशिया का मिशन कौन सा है, लूना 21। ये मिशन भी इसके आसपास ही उतरे थे, लगभग 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर, और वहीं पर यह क्रेटर मिला है। इसके बाद चंद्रमा पर साराभाई क्रेटर आघात से बना है। आघात मतलब किसी बड़े उल्का पिंड के टकराने से बना है। यह चंद्रमा के उत्तर पूर्वी क्वाड्रेंट में मोरे सेनेरिटिस में स्थित है। एक स्थान का नाम दिया गया है चंद्रमा के ऊपर। इस क्रेटर का आकार लगभग 7.38
36 किलोमीटर है इसका व्यास, यानी कि ये बहुत विशाल क्रेटर है, छोटा मोटा क्रेटर नहीं है। और लगभग 1.5 किलोमीटर की इसकी गहराई है और लगभग वृत्ताकार गोल आकृति का ये क्रेटर है। तो आप ध्यान रखें, विक्रम साराभाई के नाम पर इस क्रेटर का नाम रखा गया है। विक्रम साराभाई, जिनके भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने साराभाई क्रेटर की तस्वीरें कैद की हैं। इसरो ने चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम भी विक्रम साराभाई के नाम पर रखा था। आप लोगों को याद रखा होगा, चंद्रयान 2 पिछले साल 22 जुलाई को छोड़ा गया था, मैंने अभी आप लोगों को बताया। और इसके लैंडर का नाम भी विक्रम रखा गया था, जिसने हार्ड लैंडिंग की थी और सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया, तो हमारा मिशन पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ था। हालांकि इस लैंडर विक्रम की 7 सितंबर को चांद की सतह पर हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिसकी वजह से पहले ही प्रयास में सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बनने का भारत का सपना टूट गया था। लेकिन कोई नहीं, हिम्मतें मर्दा तो मदद खुदा, आगे हम फिर से चंद्रयान 3 छोड़ेंगे और फिर से पहले देश बनेंगे चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले। तो ये आप लोग बात ध्यान रखेंगे। इसरो आप लोग जानते हैं, इसरो की जो फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1969 में हुई थी। इसरो की स्थापना आप लोगों को मैं बता देता हूं, आप लोगों को मैं बता दूं, इसरो का मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु के अंदर है। बेंगलुरु के अंदर इसरो का मुख्यालय है। अभी हमने बताया कि इसकी जो स्थापना हुई थी 1969 में हुई थी। और के शिवान, आपको मैं बता दूं, के शिवान जो हैं इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके बेटा, इसरो के। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ये बात हुई चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने जो साराभाई क्रेटर को ढूंढा है। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज का निधन। तो बहुत ही एक दुखद समाचार है, दुखद करंट अफेयर है ये। पंडित जसराज भारत के लिए एक रत्न के समान थे, बड़े ही शास्त्रीय संगीतज्ञ थे और दुखपूर्वक कहना पड़ रहा है कि उनका निधन हो गया 17 अगस्त 2020 को। देखिए यहाँ पर 17 अगस्त 2020 को 90 साल की आयु में अमेरिका के न्यू जर्सी में इन्होंने अंतिम सांस ली, इनका निधन हो गया। जो लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि 28 जनवरी 1930 को हिसार हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। तो पंडित जसराज हिसार हरियाणा से संबंध रखते हैं। एचएसएससी के एग्जाम में काफ़ी बार ये प्रश्न पूछा गया कि पंडित जसराज कहाँ से संबंध रखते हैं। हिसार हरियाणा से 28 जनवरी 1930 को इनका जन्म हुआ। और इनके पिताजी पंडित मोतीराम जी, ये भी मेवात घराने में क्या थे, संगीतज्ञ थे। तो पुराने समय में लखनऊ घराना, मेवात घराना, अलग अलग संगीत के घराने होते थे और ये मेवात घराने से संबंध रखते थे। और इनके पिताजी भी मेवात घराने में मुगलों के समय में और उससे पहले राजा महाराजाओं के समय में जो है उनके दरबार में गायकी करते थे। देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से इन्हें 2000 में नवाजा गया था और उससे पहले 1975 में इनको पद्मश्री दिया गया था और पद्म भूषण भी इनको दिया जा चुका है। तो केवल भारत रत्न को छोड़कर जो भारत के 3 बड़े सम्मान है, दूसरे नंबर पर जो पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर पद्म भूषण और पद्मश्री, इनको तीनों मिल चुके हैं। तो महान संगीतज्ञ थे हमारे पंडित जसराज। इसके बाद आगे अगर मैं बढ़ूं तो देखिए नासा ने साल 2019 में पंडित जसराज के नाम पर 13 साल पुराने खोजे गए एक ग्रह का भी नाम रखा था। तो आप पंडित जसराज के व्यक्तित्व को समझ पा रहे होंगे कि नासा ने भी इनको ट्रिब्यूट करते हुए, इनको सम्मान देते हुए एक क्षुद्र ग्रह का नाम, यहां पर ग्रह लिखा हुआ है लेकिन ये क्षुद्र ग्रह, ये इनकी जो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हमारे आकाश में मिलते हैं, माइनर प्लेनेट भी इनको बोलते हैं, इसका नाम नासा ने इनके नाम पर रखा था। तो देखिए पंडित जसराज की जन्म तिथि है 28/1/1930 है और इसका उलट इस क्षुद्र ग्रह का नाम 300128 रखा गया था। ग्रह का पूरा नाम था माइनर प्लेनेट 2006 VP32 नंबर 300-128, जो कि इनकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर दिया गया था। और यह ग्रह गुरु और मंगल, गुरु मतलब बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में अभी भी चक्कर लगा रहा है। तो पंडित जसराज को नासा ने भी सम्मान दिया। नासा जो कि अमेरिका की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। राजीव कुमार होंगे नए चुनाव आयुक्त। तो यहां पर मैं मुख्य चुनाव आयुक्त की बात नहीं कर रहा हूं। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी भी जो हैं वो मिस्टर सुनील अरोड़ा जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बेटा? सुनील अरोड़ा। इनको चुनाव आयुक्त बनाया गया है। आप लोगों को थोड़ी सी हायरार्की मैं बता देता हूं। अगर चुनाव आयोग की हम बात करें तो चुनाव आयोग का
जिक्र जो है हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच में किया गया है, चुनाव आयोग का जो जिक्र किया गया है, ठीक है। और इसके अंदर जो भारत में होता है, एक होता है मुख्य चुनाव आयुक्त, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, तो हमारे यहां क्या होता है, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और उसके जो नीचे होते हैं 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। तो राजीव कुमार जो है उनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो हमारे सुनील अरोड़ा जी हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं बात करूं दूसरे हमारे चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, एक चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो गए, और हमारे दूसरे जो चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम है बेटा, मैं बता देता हूं, सुनील चंद्रा। सुनील चंद्रा हमारे दूसरे चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। तो इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। राजीव कुमार 1984 बैच के झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। ये अशोक लवासा की जगह लेंगे। अशोक लवासा को हाल ही में एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी गई है। अभी आगे मैं एडीबी के बारे में भी आप लोगों को 2-3 बातें बताऊंगा, तो ध्यान रखें, राजीव कुमार नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सत्यपाल मलिक बने मेघालय के राज्यपाल, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट है। सत्यपाल मलिक काफ़ी नॉन फेस हैं ये। इससे पहले सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल थे और अब इनका तबादला करके मेघालय का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वहीं महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, यानी कि अभी गोवा का अलग से कोई राज्यपाल नियुक्त नहीं किया गया। भगत सिंह कोश्यारी को गोवा के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, लेकिन सत्यपाल मलिक को जो है मेघालय का राज्यपाल बना दिया गया, उनका तबादला कर दिया गया है। आपको मैं बताऊं, यह आदेश राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया है। किसने जारी किया है? रामनाथ कोविंद। आपको मैं बता दूं, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं आर्टिकल 155 के अंतर्गत वो राज्यपालों की राज्यों में नियुक्ति करते हैं। आर्टिकल 155 के अंतर्गत देखो, आर्टिकल 153 जो है हमारे संविधान में, उसमें यह लिखा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, और आर्टिकल 155 में यह लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बतौर राज्यपाल सत्यपाल मलिक बिहार का भी प्रभार संभाल चुके हैं, यानी कि बिहार के भी राज्यपाल रह चुके हैं। इसके बाद उन्होंने साल 2018 में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया, और जब आर्टिकल 317 का एबोलिशन हुआ, इसको हटाया गया, तो उस समय भी ये जम्मू कश्मीर के क्या थे? राज्यपाल थे। तो काफी अनुभवी हैं सत्यपाल मलिक जी। इनसे पहले गोवा की जो राज्यपाल थी वो मृदुला सिन्हा थी। तो ये बात हुई हमारे सत्यपाल मलिक जी की। नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। आई थिंक आप लोग काफी इंजॉय कर रहे होंगे। आप लोग जो है अपनी तैयारी पूरे पेस के ऊपर रखें। कोई भी एग्जाम हो उसको फाड़ देना है, तोड़ देना है। करंट अफेयर वीकली 10 का दम मैं आप लोगों के लिए लगातार लेकर आऊंगा। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। देखो, भारत को जैविक किसानों के मामले में पहले स्थान पर और जैविक खेती के तहत 9वें स्थान पर रखा गया है दुनिया में। अभी एक सर्वेक्षण में यह कहा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले किसान कहां पर है? भारत में। और ओवरऑल जो ऑर्गेनिक फार्मिंग के मामले में जो उत्पादन करता है भारत, वो 9वें स्थान पर है। आपको यहां मैं बता दूं, सिक्किम पूरी दुनिया के अंदर जैविक राज्य बनने वाला पहला राज्य है पूरी दुनिया में। पहले भारत का तो था ही था, अब पूरी दुनिया में। 2016 में सिक्किम को जैविक राज्य घोषित किया गया था पूर्णतः, यानी कि यहां पर पूर्ण रूप से बिना रसायनों के उपयोग के जैविक खाद और गोबर के द्वारा, जुताई के द्वारा जो है खेती की जाती है। तो पहला जैविक राज्य भारत का भी और दुनिया का कौन सा है? सिक्किम। पवन कुमार चामलिंग उस समय सिक्किम के मुख्यमंत्री थे और उनको भी इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहना मिली थी। उनको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। आपको मैं बता दूं, भारत के प्रमुख जो जैविक निर्यात हैं, जिन चीज़ों की भारत जैविक चीज़ों की
वस्तुओं का निर्यात करता है। बीज है, तिलहन है, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल, दाल आदि जो हैं इनका निर्यात करता है। और 2018-19 में 50% जैविक निर्यात इन्हीं पदार्थों का हुआ था, केवल इन्हीं चीज़ों का। तो सबसे ज़्यादा जैविक वस्तुओं का जिनका भारत निर्यात करता है बीज, तेल, सोयाबीन, चाय, औषधीय पौधे, चावल आदि हैं। इसके बाद नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। इंदिरा रसोई योजना में राजस्थान सरकार देगी 8 रुपए में भरपेट पौष्टिक भोजन। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि इंदिरा रसोई योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है, तो आप याद रखेंगे राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है इंदिरा जी को ट्रिब्यूट करते हुए, और इसमें 8 रुपए में भरपेट भोजन देगी। राजस्थान सरकार ने 20 अगस्त को यह योजना शुरू की है। राजस्थान सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती के मौके पर 20 अगस्त को यह योजना शुरू की थी। तो आपको मैं बता दूं 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती होती है और इसको सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है राजीव गांधी की जयंती को। तो इसी दिन इस योजना की अशोक गहलोत जी, जो कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के अंदर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। आइए इस योजना के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम जो है चपाती और अचार उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार प्रति थाली 12 रुपए का अनुदान दे रही है। अनुदान मतलब सब्सिडी, यानी कि थाली की कुल कीमत 20 रुपए, 8 रुपए आप लोगों को देने होंगे और 12 रुपए की सब्सिडी कौन दे रही है? सरकार दे रही है। इस योजना के तहत रोज 1,34,000 लोगों को खाना मिलेगा और एक साल में पूरे 4 करोड़ 87 लोग इससे लाभान्वित 87 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे। योजना पर प्रतिवर्ष राजस्थान सरकार 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। तो एक अच्छी पहल है गरीब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिनको पौष्टिक खाना या 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती। अशोक गहलोत सरकार ने उसके लिए बड़ा अच्छा कदम उठाया है। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर चढ़ते हैं। राकेश अस्थाना को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है, सीमा सुरक्षा बल, इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है राकेश अस्थाना को। आर्मी जो हमारी होती है वो वार टाइम फोर्स है और जो बीएसएफ है वो पीस टाइम फोर्स है। बीएसएफ के जो रणबांकुरे हैं, जब साधारण स्थितियां होती हैं सीमा के ऊपर, उस समय सीमा की सुरक्षा करते हैं और युद्ध के समय बीएसएफ फिर आर्मी के साथ मिलकर लड़ती है। तो हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं, हम चैन की नींद अपने घरों में सो रहे हैं एसी के अंदर, कूलर के अंदर। तो बीएसएफ का बड़ा योगदान है इसमें। आपको मैं बता दूं बीएसएफ के 27वें महानिदेशक हैं। राकेश अस्थाना पद का कार्यभार संभालने की तारीख 31 जुलाई 2021 होगी, यानी कि 2021 तक ये बने रहेंगे इसके महानिदेशक। अगले साल 31 जुलाई को उनकी सेना निवृत्ति की तारीख है। गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं राकेश अस्थाना। तो ये थे हमारे राकेश अस्थाना जिनको बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसके बाद अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को दी मंजूरी। तो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको बोलते हैं, एशियाई विकास बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको मैं बता दूं 19 दिसंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है एशियाई विकास बैंक का। और इस समय एशियाई विकास बैंक के अंदर 68 देश जो हैं वो इसके मेंबर है। आप लोगों को मैं बता देता हूं, एशियाई विकास बैंक की स्थापना एशियाई देशों में भी खास पर जो विकासशील अर्थव्यवस्थाएं थी उनके वित्त पोषण के लिए और उनको डेवलपमेंट के लिए इसकी स्थापना की थी। और साथ में वर्ल्ड बैंक के ऊपर हमारी निर्भरता कम हो एशियाई देशों की, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी 1966 में। आपको मैं बता दूं एशियाई विकास बैंक ने 18 अगस्त 2020 को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी दी है और ये 7500 करोड़ रुपए का कर्ज है टोटल। अगर मैं बात करूं, देखिए दिल्ली से मेरठ जो ये ट्रांजिट होगी, इससे लगभग 37% जो है हमारा दिल्ली का परिवहन का भार कम होगा। इसके अलावा जो ये रूट है 82 किलोमीटर का ये रूट बनाया गया है और इससे दिल्ली से मेरठ की दूरी केवल 48 मिनट में तय होगी। जहां अभी 2 से 3 घंटे लगते हैं दिल्ली से मेरठ, 48 मिनट में दिल्ली से मेरठ आप लोग जा पाएंगे हाई स्पीड ट्रेन के द्वारा। तो इस परियोजना को एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने सहायता दी है 7500 करोड़ रुपए की। तो इसके बाद आगे हम लोग
कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख लेते हैं। ये थे 10 के दम, लेकिन कुछ वन लाइनर में आप लोगों को मैं बता देता हूं, तड़के की तरह ऊपर से आप लोगों को लगाना है इनको। सबसे पहले अगर हम बात करें स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड, चश्मे की ब्रांड है ओकले। इसका ब्रांड एम्बेसडर भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को जो है चुना गया। रोहित शर्मा को भारत ने खेल रत्न भी अभी दिया गया था और इनको इसका ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया है। सबसे तेज चार्ज होने वाली विद्युत वाहन टेस्ला कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है और ये सबसे तेज चार्ज होने वाले व्हीकल बनाती है। अभी एक रिपोर्ट के द्वारा यह पता लगा। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन हेतु एक ऐप बनाई है। कौन सी? कोरमा जॉब ऐप। कोरमा जॉब ऐप के माध्यम से अब भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है आप लोगों का जॉब का पता लगेगा और इसके माध्यम से आप जॉब को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो गूगल की एक नई पहल कोरमा जॉब ऐप गूगल के द्वारा जारी की गई है, जिसके द्वारा आप ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं जॉब्स को। ड्रीम 11 एक ऐप है जो कि ऑनलाइन गेमिंग ऐप है। आईपीएल 2020 का जो सीजन है, इसके राइट्स ड्रीम 11 ने खरीदे हैं 222 करोड़ रुपए के। 222 करोड़ रुपए के एडवर्टीजमेंट राइट्स इस बार ड्रीम 11 के द्वारा खरीदे गए हैं आईपीएल 2020 के। तो ये करंट अफेयर था इस वीक का। और भी करंट अफेयर लेकर आऊंगा आपको। मैं बता दूं, महीने के एंड में हम 2020 खेलेंगे। 2020 किसका? करंट अफेयर का। उसमें मैं एक और क्रक्स लेके आऊंगा, पूरे महीने के 20 करंट अफेयर टॉप। आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, आप लोगों को ज्यादा होच पोच नहीं होना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा इधर उधर। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत अच्छी लगी, वीडियो आपको पसंद आया, तो प्लीज़ यार शेयर कर देना। शेयर करते हो ना, मोटिवेशन मिल जाता है मुझे, और अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें और अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें। धन्यवाद।